दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं डिसेंट लॉ प्लेटफॉर्म। डियर ऑडियंस, जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि हम लोग लॉ के एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी कि AIB जो 19 का जो एग्जाम होने वाला है उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और लगातार ये सीरीज चल रही है, जैसा हमने आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि आप लोगों को 30 वीडियो प्रोवाइड करूंगा और अगर आप इस 30 वीडियो को अच्छे से वॉच कर लेते हैं तो आप 100% ये कह सकता हूं कि आप सफल हो जाएंगे, AIB क्लियर कर लेंगे पहले ही प्रयास में। तो सवाल यहां पर यह आती है कि लास्ट क्लासेस में हम लोग इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था, हमने देखा था एक एक करके इसकी सिलेबस क्या है और हम लोगों को किस दिशा में प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरह से अपने स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहिए और कौन कौन से पोर्शन को पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अभी एग्जाम का जो समय है वो बहुत ही कम है, यानी कि अगर देखा जाए तो 24 नवंबर बहुत दूर है नहीं, बहुत नजदीक में है। तो इस एग्जाम को प्रिपरेशन कैसे किया जाए, आखिर इतने कम समय में किस तरह से पढ़ा जाए, क्या स्ट्रैटेजी होगी, वो सारी बातें हमने प्रीवियस क्लासेस में ही मैंने कर दिया था। बट आज की इस लेक्चर सीरीज में हम लोग बात करेंगे कि आखिर BNS या फिर IPC, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस एग्जाम में सिलेबस के रूप में IPC और प्लस BNS दोनों से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो हम लोगों को दोनों ही सब्जेक्ट के ऊपर कमांड करना होगा, दोनों ही सब्जेक्ट को उसी तरह से पढ़ना होगा ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे ना। जैसा मैंने बताया था कि आपको 8 से 9 सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी है, कमांड रखना है, बाकी सब्जेक्ट पे किस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है, ये सारी बातें हमने लास्ट क्लासेस में बताया था। अब डियर ऑडियंस, अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, यानी डे फर्स्ट पहला दिन वाला वीडियो आपने नहीं देखा, तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में और वहां पे सर्च कीजिए AIB 19, आपको उस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले पहला वीडियो को वॉच कीजिए, देन आफ्टर ये दूसरा दिन की जो लेक्चर होने वाली है इसको देखिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस लेक्चर सीरीज में मैं आपको ना केवल पढ़ाऊंगा बल्कि आप लोगों को होमवर्क भी दिया जाएगा और आप लोगों को होमवर्क कंप्लीट करके आना भी होगा। अगर आप भी चाहते हैं AIB को क्लियर करना तो जितनी बातें मैं कहूंगा आप लोगों को उतनी सारी बातें आपको करते चलना होगा। तो चलिए मेरे साथ और मैं आपके साथ, आप मेरे साथ मिलकर के पढ़ते हैं और तैयारी का एक नई शुरुआत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये अभी जो है मैं अभी आप लोगों के समक्ष कुछ लिस्ट लेकर के आया हूं। जैसे अभी हम लोग BNS के ऊपर बात करेंगे या फिर IPC के ऊपर बात करते हैं, तो सबसे पहला एक मन में सवाल आती है कि क्या IPC या BNS के तमाम चैप्टर सेक्शंस को रट जाना पड़ेगा क्या? आंसर है नहीं, क्योंकि BNS में जितने सेक्शंस दिए गए हैं, जितने चैप्टर्स दिए गए हैं, ये सारे के सारे चैप्टर्स, ये सारे के सारे सेक्शंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोगों को बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ना है, बहुत डिटेल में जाकर नहीं पढ़ना। बट हाँ, मैं इतना जरूर प्रिपरेशन करवा दूंगा कि आपकी एग्जाम में कोई क्वेश्चंस छूटेगा भी नहीं। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले यह समझ में आना चाहिए आप लोगों को कि आखिर किस सब्जेक्ट को और उस सब्जेक्ट में सबसे पहले किस टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। तो अभी तो मैंने डिसाइड कर दिया कि अभी BNS पढ़ाऊंगा और IPC पढ़ाऊंगा, बट ये IPC और BNS में किस टॉपिक को पहले कवर किया जाए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा कि पहले किसको कवर किया जाए बाद में किसको किया जाए। तो इस मुश्किल से बचने के लिए, ये जो मुश्किल है इनसे बचने के लिए हम लोगों ने एक चार्ट बनाया है और उस चार्ट के माध्यम से आप लोगों की प्रिपरेशन करवाऊंगा। तो इस पूरे चार्ट को अभी अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन के सामने हैं, अगर आप टैब के सामने हैं या फिर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अपने पास एक पेन और एक कॉपी ले लीजिए और जितनी बातें मैं कहूंगा उतनी बातें नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहा हूं। अभी तक के पूरी YouTube के इतिहास में इस तरह से कोई वीडियो नहीं बनाया गया है ताकि बच्चों को इस तरह से कोऑपरेट किया जा सके। और अगर आप घर बैठे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन मुझसे जुड़ रहे हैं, तो बिल्कुल जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। तो समय को बिना वेस्ट किए हुए सीधे सीधे टॉपिक की तरफ चलते हैं और बात करते हैं आज की इस कहानी को। डियर ऑडियंस,
ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने यहां पे आप देख पा रहे होंगे कुछ चीजें लिखी हुई है, जैसे लिखा हुआ है कॉमन इंटेंशन, ये देख पा रहे हैं कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, ये क्या है? हमने इस चार्ट में वो सारे ऑफेंस को कवर किया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ना केवल AIBE 19 के लिए, बल्कि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अगर आप सरकारी वकील यानी APO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आपके लिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा, बट होमवर्क देने से पहले चीजों को समझा देता हूं और एक बार समझ लीजिए, फिर होमवर्क दिया जाएगा आप लोगों को। तो डियर ऑडियंस, आप एक तरफ देख रहे हैं ये लिखा हुआ है 34, ये 149, ये 107, ये आपका IPC का सेक्शन लिखा हुआ है। यानी कि जो रेड वाला है, ये रेड वाला जो आप देख पा रहे हैं, ये आपका IPC का सेक्शन है, और जो सर्किल किया हुआ है ये आपका BNS का सेक्शन है। यानी कि अब आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में IPC और BNS दोनों से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। जब दोनों से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है तो हम लोग भी दोनों की तैयारी एक साथ करेंगे, तभी तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि आप केवल IPC पढ़कर जाते हैं तो BNS से सवाल नहीं बनेगा, अगर आप केवल BNS पढ़कर जाते हैं तो IPC का क्वेश्चंस नहीं बनेगा। तो हम लोगों को दोनों पढ़कर जाना है, क्योंकि प्रश्न दोनों से पूछे जाने की संभावना है। तो अब हम लोग दोनों को एक साथ कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, राइट? ओके। तो डियर ऑडियंस, जैसे मैंने कहा कि आप याद रखिएगा, अभी अपने कॉपी में जैसे बोलूंगा वैसे पेन डाउन करते चलिएगा। तो जितने सर्कल किया हुआ है वो सारे के सारे BNS का सेक्शन है, और जो आपका रेड में लिखा हुआ है, जो विदाउट सर्कल वाला है, जो घेरा हुआ नहीं लगा हुआ है, वो आपका IPC का सेक्शन है। तो याद रखिएगा, कॉमन इंटेंशन, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है डायरेक्ट सेक्शन बेसिस पे। जैसे पूछ लिया जाएगा कॉमन इंटेंशन किस सेक्शंस में दिया गया है, अब आपको याद होगा तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चंस रहेगा कि कॉमन ऑब्जेक्ट कहां दिया गया है, 4 ऑप्शंस रहेंगे। पूछ दिया जाएगा कि BNS के किस सेक्शंस में कॉमन ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया गया है, या IPC के किस सेक्शन में कॉमन ऑब्जेक्ट को बताया गया है। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चंस और 4 ऑप्शंस दे दिया जाए तो आप तभी बना पाएंगे जब वो सेक्शंस का नाम और उसका किस सेक्शंस में दिया गया है प्रोविजंस अगर आपको पता है, तब इजीली बना पाएंगे। अगर प्रोविजंस नहीं पता है तो थोड़ा मुश्किल होगा, बट इन मुश्किल को दूर करने के लिए आपके सुमन सर आपके साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं। याद रखिएगा, सेक्शन नंबर 34, IPC का सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन के बारे में दिया गया है। अब ये कॉमन इंटेंशन क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, बाद में पढ़ाऊंगा, बट अभी आपको एक सीरीज देख लेना है कि कौन सा सेक्शन कहां दिया गया है, कौन सी प्रोविजंस कहां दी गई है, कौन से ऑफेंस किस सेक्शंस में दिया गया है। अभी मेनली हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। जो सेक्शन 34 में, IPC के सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन की बात की गई थी, अब वही सेक्शन 3 में दिया गया है। यानी कि अब नए क्रिमिनल लॉ जो BNS आया है उसके सेक्शन 3 में कॉमन इंटेंशंस के बारे में प्रावधान दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से IPC के सेक्शन 149 में कॉमन ऑब्जेक्ट दिया गया है, वही BNS के सेक्शन 190 में दिया गया है। अब मैं बात करूं अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, IPC के सेक्शन 107 में दिया गया है और BNS के सेक्शन 45 में दिया गया है। अबेटर का जो डेफिनेशन है IPC का सेक्शन 108 में दिया गया है, वही बात करें BNS के तो सेक्शन नंबर 45 में दिया गया है। और अबेटर की बात किया जाए तो अबेटर का डेफिनेशन 108, और अगर मैं BNS की बात करूं तो वो 46 में दिया गया है अबेटर का डेफिनेशन। अबेटमेंट ऑफ अ थिंग 107 IPC और ये आपका 45 BNS में दिया गया है। डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो डेफिनेशन है ये दिया गया है आपका IPC के 120A में, वही बात किया जाए BNS के तो सेक्शन 61 में इसको डिफाइन किया गया है। फिर अगर बात किया जाए तो अनलॉफुल असेंबली को 141 IPC के, 189 BNS के, राइटिंग की बात किया जाए तो 146 IPC के, 191 BNS में दिया गया है। अफरे की बात किया जाए तो 159 IPC के सेक्शंस और
सेक्शन 191 बीएनएस में दिया गया है राइटिंग। अगर आईपीसी के सेक्शन की बात किया जाए 159 में तो दिया गया है अफरे के बारे में, और वहीं बीएनएस के सेक्शंस की बात किया जाए तो 194 में दिया गया है। तो इस प्रकार से आप चीजों को याद रख पाएंगे। ये आप लोगों के लिए अभी अभी इसको पेन डाउन करना है, आप लोगों को एकदम पेन डाउन करते चलिए, इसे याद भी करना है। हो सकता है कि कल के क्लासेस में आप लोगों से मैं पूछ भी दूं कि अफरे को कहां परिभाषित किया गया है, अफरे शब्द को बीएनएस के किस सेक्शन में दिया गया है, या प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि अफरे शब्द को आईपीसी के किस सेक्शन में दिया गया है। तो आपको दोनों ही याद रहेगा, तभी तो चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अगर बात किया जाए पब्लिक न्यूसेंस की कि पब्लिक न्यूसेंस कहां दिया गया है, तो आईपीसी के सेक्शन 268 में दिया गया है। वही बात किया जाए बीएनएस के सेक्शन 270 में दिया गया है। गिविंग फॉल्स एविडेंस, अगर कोई व्यक्ति झूठा मिथ्या साक्ष्य देता है, उसके बारे में प्रावधान आईपीसी के 191 में था। वही दूसरी तरफ बात किया जाए बीएनएस के तो 227 में दिया गया है। सेडिशन, याद रखिएगा एक खास बात, सेडिशन मतलब जो राजद्रोह होता है ये अब अपराध नहीं है, यानी कि अब इसे अपराध, यानी कहने का मतलब बीएनएस के अंतर्गत अब ये अपराध नहीं है। आईपीसी में सेडिशन अपराध है, बट बीएनएस के अंतर्गत ये सेडिशन अब अपराध नहीं है, क्योंकि सेडिशन को मेंशन नहीं किया गया, याद रखिएगा। अगर बात किया जाए कैंडिडेट इलेक्टोरल राइट और डिफाइन के बारे में तो 171A में दिया गया था आईपीसी के, वही 169 बीएनएस में दिया गया है। ब्राइबरी की बात किया जाए, घूस की बात किया जाए तो 171B में घूस को किसका ये सेक्शन है, तो आईपीसी का। फिर वही बात किया जाए 170 में इसको परिभाषित किया गया है कि भैया घूस क्या होता है। अब देखिए जितनी भी बातें मैं पढ़ा रहा हूं इन सबको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो मैं केवल आपको दिखा रहा हूं कि ये ऑफेंस क्या होता है और कहां दिया गया है, और इसके बारे में कंप्लीट जानकारी बस इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो अब जानते हैं कि फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस कहां दिया गया है, तो आईपीसी के सेक्शन 192, वही बीएनएस के सेक्शन 228 में दिया गया है। क्वाइन डिफाइन और इंडियन क्वाइन की बात किया जाए तो बीएनएस का सेक्शन की बात किया जाए तो 178, और वही आईपीसी के सेक्शन की बात किया जाए तो 230 में दिया गया है। कल्पेबल होमिसाइड काफी इंटरेस्टिंग, काफी फेमस है। कल्पेबल होमिसाइड को आईपीसी के सेक्शन 299 और मर्डर को आईपीसी के सेक्शन 300 में दिया गया था। और वही अगर बात किया जाए तो कल्पेबल होमिसाइड को बीएनएस के सेक्शन 100 में ही दिया गया है, राइट। और वही मर्डर की बात किया जाए तो 101 में मर्डर को परिभाषित किया गया है, जो कि पहले आईपीसी के सेक्शन 300 में हुआ करती थी, राइट। तो इसे याद रखिएगा। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, उपेक्षा करके मृत्यु कॉज किया जाना, इसे दिया गया था आईपीसी के सेक्शन 304A में, अब वही 106 में दिया गया है। डॉरी डेथ, दहेज मृत्यु जो होता है उसे पहले आईपीसी के सेक्शन 304B में दिया गया था, अब उसी दहेज मृत्यु को बीएनएस के सेक्शन 80 में परिभाषित किया गया है। ठग, पहले ठग आईपीसी के सेक्शन 310 में था, बट अब ठग को हटा दिया गया है, ठग को बीएनएस के किसी भी सेक्शन में मेंशन नहीं किया गया है, तो इसे भी याद रखना है। कॉजिंग मिसकैरेज 312 आईपीसी के, वही 88 बीएनएस में दिया गया है। हर्ट की बात किया जाए तो 320 बीएनएस के, 320 आईपीसी के, 116 में दिया गया है बीएनएस के। क्योंकि हर्ट जो होता है, हर्ट क्या होता है मैं कुछ देर में आप लोगों को बताऊंगा। हर्ट, ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, किडनैपिंग क्या होता है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया क्या होता है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप क्या होता है, सारी बातें एक एक करके बताऊंगा, बट अभी इन सारी चीजों को मेंशन करना है। अब देखिए रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की बात किया जाए, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट आईपीसी के सेक्शन 339 में दिया गया था, वही अगर बात किया जाए 126 बीएनएस में दिया गया है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात किया जाए तो 340 आईपीसी के, 127 बीएनएस में दिया गया है। फोर्स की बात किया जाए तो आईपीसी के 349 में, वही बीएनएस के सेक्शन 128 में। क्रिमिनल फोर्स की बात किया जाए तो आईपीसी के सेक्शन 350, आईपीसी के सेक्शन 350 और बीएनएस के 124 में दिया गया है, 129 में दिया गया है, इसे याद रखिएगा। फिर अब बात करते हैं असॉल्ट की, तो असॉल्ट 351 आईपीसी के, वही 130 बीएनएस में दिया गया है। किडनैपिंग, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप 359, 360, 361, ये सारे के सारे बीएनएस के एक ही सेक्शन में दे दिया गया है 137 में, इसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं एब्डक्शन। एब्डक्शन
बीएनएस के सेक्शन 138 में दिया गया है, वही आईपीसी में दिया गया था 362 में। रेप, काफी फेमस, रेप यानी बलात्कार, बलात्कार आईपीसी के सेक्शन 375 में दिया गया था, अब 63 में दिया गया है। अननेचुरल डेथ, अननेचुरल डेथ जो है, अब यहां पर अननेचुरल डेथ के बारे में नहीं दिया गया प्रोविजंस, बट आईपीसी के सेक्शन 377 में दिया गया था। चोरी को 378 में डिफाइन किया गया था। अब की बात किया जाए, नए क्रिमिनल लॉ की बात किया जाए, यानी बीएनएस की बात किया जाए, तो उसके सेक्शन 303 में चोरी शब्द को परिभाषित किया गया। एक्सटॉर्शन को 383 में दिया गया था, अब 308 में दिया गया है। रॉबरी को 390 में दिया गया था, अब 309 में दिया गया है। डकैती को 391 में दिया गया था, अब 310 में दिया गया है। अब डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो आईपीसी के सेक्शन 403 में दिया गया था, वही बीएनएस के सेक्शन 314 में दिया गया है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आईपीसी के सेक्शन 405 में दिया गया था, वही बीएनएस के सेक्शन 316 में यानी 316 में दिया गया है। चीटिंग की बात किया जाए 415 में दिया गया था, अब 318 में दिया गया है। मिसचिफ की बात किया जाए तो 425 में दिया गया था, अब वही 324 में दिया गया है। स्टोलन प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो 410 में दिया गया था, अब 317 में दिया गया है। चीटिंग बाय पर्सोनेशन की बात किया जाए तो 416 में पहले दिया गया था, अब 319 में दिया गया है। क्रिमिनल ट्रेसपास की बात किया जाए तो आईपीसी के सेक्शन 441 में दिया गया, यानी 441 में दिया गया था, अब 329 में दिया गया है। हाउस ट्रेसपास की बात किया जाए तो 442 में दिया गया था, अब वही 329 में दिया गया है। लर्किंग हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, ये 330 331 में दिया गया है, 443 और 444 में पहले दिया गया था। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट 445 446, ये 330 और 331 में दिया गया है। फर्जरी की बात किया जाए, जालसाजी जो होता है, जालसाजी करना, फर्जरी करना, ये आपका 463 पहले दिया गया था, अब 336 में दिया गया है। वही मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट, अगर कोई व्यक्ति मिथ्या जो है दस्तावेज गढ़ता है तो उसे 464 में दिया गया था, अब वही 335 में दिया गया है। फॉल्स डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 470 में दिया गया था, अब 340 में दिया गया है। फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट 477 ए में दिया गया था, अब 344 में दिया गया है। ट्रेड वर्क अब नहीं, यानी आईपीसी के सेक्शन 478, बट अगर बीएनएस के सेक्शंस की बात किया जाए तो कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। प्रॉपर्टी मार्क को 479 में दिया गया था, अब वही 345 में दिया गया है। एडल्ट्री पहले अपराध हुआ करती थी, बट अब अपराध है भी नहीं और बीएनएस में इसको दिया भी नहीं गया है, आईपीसी के सेक्शन 497 में दिया गया था। क्रुएल्टी की बात किया जाए तो 498 ए में दिया गया था, वही अब की बात किया जाए तो 85 में दिया गया है। डिफामेशन की बात किया जाए तो 499 यानी 499 में दिया गया था, अब बात किया जाए तो 356 में दिया गया है। क्रिमिनल इंटीमिडेशन 503 में दिया गया था, 351 में दिया गया है। इंसल्ट 504 में दिया गया था, अब 352 में दिया गया है। पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटीमिडेशन 506 में दिया गया था, अब 351 में दिया गया है। डियर स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, मैंने थोड़ा टाइम लिया, हालांकि बताने के लिए बहुत कम चीज बताया है मैंने, बट थोड़ा सा समय लिया, बट क्या ही दिक्कत है, आप तो इससे पहले भी बहुत समय गंवा दिए हैं। कम से कम इस वीडियो को देखकर इतना तो लगा होगा कि इस वीडियो में सर जो बताए हैं उसे लिख करके याद करना है। जी हाँ, आपने सही सुना, जितने भी मैंने सेक्शंस का लिस्ट आपको दिया है, आपने जितने भी सेक्शंस यहां पर देखा है, इन सारे सेक्शंस को आप लोगों को अपनी कॉपी में पेन डाउन करना है और उन सारे सेक्शंस को याद कर लेना है। याद कब करना है? अभी पूरे वीडियो को देखने के बाद कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, सारी वर्ड्स को लिखिए, सेक्शंस को लिखिए, नए वाले पुराने वाले, और सारे सेक्शंस को रट जाइए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब होगा तो इन सारे सेक्शंस के ऊपर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और आप लोग क्वेश्चंस तभी कर पाएंगे जब ये सारे के सारे प्रोविजंस आपको याद रहेंगे। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो आपका क्वेश्चंस बेसिस होगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके एआईबी में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको हो सकता है कि किस प्रकार का क्वेश्चंस देखने को मिले। संभावना है उस तरह के मैं क्वेश्चंस यहां पर बनाने का प्रयास करूंगा और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का मेरी एक प्रयास रहेगी। तो डियर ऑडियंस, अब चलते हैं, क्योंकि अब हम लोग तो ये तो जान गए कि ये ऑफेंस का नाम उसके प्रोविजंस के सेक्शन में दिया गया है। हम लोगों ने इस स्लाइड के माध्यम से देखने का प्रयास किया। अब जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर एक अपराध को हम लोग डिस्कस करते हैं,
एक टॉपिक को हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आज का टॉपिक होने वाला है हर्ट। हर्ट मतलब वो मत समझिएगा जो आप कहीं दिल लगा बैठते हैं, तो वो हर्ट नहीं। हर्ट यहां पर अपराध के बारे में बात करूंगा। हर्ट मतलब दिल की बात नहीं कर रहा हूं, दिल से कनेक्शन वाली बात यहां पर नहीं हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि लॉ का टीचर क्या पढ़ाएंगे, दिल वाली बात थोड़ी पढ़ाएंगे। लॉ का टीचर यानी हर्ट मतलब उपहति। हर्ट कहने का मतलब यहां पर वो दिल से नहीं, बल्कि हर्ट कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को एक चाटा मार दिया मैंने, तो उसको हर्ट हुई, उसको क्षति हुई, उसको इंजरी हुई, उसके बॉडी में पेन हुआ, तो उसे क्षति कहा जाता है। तो आज का टॉपिक एक सबसे पहला हेडलाइन बना लीजिए अपने अपने नोटबुक में, हर्ट। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो आज हम लोग इसी के ऊपर मेनली बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला सवाल आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय हर्ट। हर्ट कहेंगे किसको, यानी हर्ट का हिंदी नामकरण किया जाए तो इसका मतलब होता है उपहति। अब उपहति से क्या समझते हैं, पहले उपहति वर्ड को समझिए, हर्ट को समझिए। सपोज कीजिए, या कई बार आप लोग देखे होंगे, शहर में रहते हैं तो शहर में देखने को मिला होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में देखने को मिला होगा, या आप कहीं भी रहते हैं आपको देखने को मिला होगा, आपस में बहुत लोग लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ, गाली गलौज करते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिसम डिसम करने लगते हैं। आखिर ये जो एक्शन होता है ये क्या है, यही तो हर्ट है, इसी को हर्ट कहा जाता है। बट मैंने आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया, तो क्या आप भी एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे क्या? नहीं ना, आपको प्रोविजंस याद करना होगा, डेफिनेशंस याद करना होगा। तो याद रखिएगा, अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को बॉडली पेन करता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को बॉडली पेन करता है या फिर कोई डिजीज फैला देता है या फिर इंफॉर्मिटी करता है, तो कहा जाता है वो पर्सन के द्वारा हर्ट कमिट किया गया। एज फॉर एग्जाम्पल, मैंने 3 वर्ड कहा, ध्यान से सुनिएगा, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। हर्ट, सबसे पहले यह समझिए, हर्ट शब्द को बीएनएस के सेक्शन 114 यानी 114 में परिभाषित किया गया है। वही आईपीसी की बात किया जाए तो हर्ट को 319 में परिभाषित किया गया था, 319 में परिभाषित किया गया था, हर्ट का डेफिनेशन दिया गया था। तो यहां पे तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हर्ट को बीएनएस के सेक्शन 114 और आईपीसी के सेक्शन 319 में परिभाषित किया गया है। हर्ट का मतलब होता है बॉडली पेन, डिजीज या इंफर्मिटी। ध्यान से सुनिएगा, बॉडली पेन का क्या मतलब है? अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक गुस्सा लगा दिया, तो जाहिर सी बात है, एक गुस्सा लगाएंगे तो सामने वाला पर्सन को बॉडी तो पेन करेगा ही ना। अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति आपको गाल में एक चाटा मारा, तो ये जो गाल का जो पोर्शन है ये तो पेन होगा इसमें, जाहिर सी बात है, चाटा मारने पे तो, चोट लगने पे तो पेन होती ही है। तो याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति बॉडली पेन करता है, कोई भी पर्सन किसी पर्सन के साथ अगर बॉडली पेन किया तो वो भी हर्ट के अंतर्गत आएगा, बॉडली पेन। दूसरा नंबर पे है डिजीज। आपने देखा कि कुछ दिन पहले की बात है, कोरोना वायरस के बारे में आप लोग परिचित होंगे ही। ये इस प्रकार का पेंडेमिक था जिसमें ऐसा लग रहा था कि एकदम जीवन तो अब खत्म ही होने वाला है, अब नहीं लग रहा था कि बच भी पाएंगे। बट उन पेंडेमिक से हम लोग उभरे और एक नई जीवन का शुरुआत किए हम लोग, तो बहुत खुशी की बात है और लाख लाख थैंक्स है गॉड को। तो डियर ऑडियंस, पहले बात करते हैं टॉपिक के ऊपर, फिर बात करेंगे कोरोना वायरस के ऊपर किसी और वीडियो में। तो पहले इतना समझिए कि कोरोना वायरस जो था, वो कोरोना जो था ये आपका कॉन्टाजीनियस था, यानी कांटेक्ट में आने के बाद वो कोरोना पट जाता था, जिसे कहते हैं ना कि अरे दूर रहो ये पट जाएगा। तो ये बीमारी पटने वाली बीमारी थी कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव है और वो किसी व्यक्ति के संपर्क में जाएगा, तो संपर्क में जाने से वो कोरोना पॉजिटिव दूसरा पर्सन भी हो जाता था।
कांटेक्ट में, यानी इसको बोलते हैं संक्रमण वाला बीमारी। तो यदि किसी व्यक्ति के पास कोरोना पॉजिटिव है, अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और वो दूसरे व्यक्ति को वो कोरोना पॉजिटिव कर दिया, जैसे मान लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति है और ये कोरोना पॉजिटिव है और ये बी नाम का व्यक्ति है, तो ये कोरोना पॉजिटिव इसके बॉडी में टच कर गया, इसके साथ चला गया, तो इससे क्या होगा, इसने अपने इच्छा अनुसार इसको कोरोना पॉजिटिव किया है। क्योंकि इसको पता था कि उसके संपर्क में जाएंगे तो उसे भी कोरोना हो जाएगा और इसने ऐसा किया, तो कहा जाएगा ये व्यक्ति यानी ए ने बी के साथ हर्ट किया है कोरोना पॉजिटिव करके। तो याद रखिएगा, एक तो मैंने कहा बॉडली पेन और दूसरा कहा डिजीज। तो अगर कोई व्यक्ति बॉडली पेन करता है या फिर कोई रोग करता है, रोग फैलाता है या किसी को रोग कमिट कर देता है, तो कहा जाएगा हर्ट हुआ है। एक है आपका अंग शैथिल्य। अंग शैथिल्य का मतलब होता है इन्फर्मिटी। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको मारा और वो जो पार्ट है, हिस्सा है, वो एकदम शिथिल हो गया है, वो एकदम शिथिल हो गया है, या जिसको बोलते हैं झंझना गया है, वो वाला जो पार्ट है जहां पे चोट लगी है वो सुन्न हो गया है, उसे बोलते हैं आपका इन्फर्मिटी। तो अगर कोई पर्सन हर्ट करता है तो ये अपने आप में अपराध नहीं होता। याद रखिएगा, बीएनएस के सेक्शन 114 और आईपीसी का सेक्शन 319 हर्ट को परिभाषित करता है और अपने आप में हर्ट अपराध नहीं होता जब तक उस हर्ट को इंटेंशनली ना किया जाए, जब तक उस हर्ट को नोइंगली ना किया जाए। जैसे आपको पता है कि एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक्स नाम का व्यक्ति है, ये कोरोना पॉजिटिव है, और ये वाई नाम का व्यक्ति है, ये कोरोना पॉजिटिव नहीं है। अब एक्स नाम का व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव है, बट एक्स को नहीं पता है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं, और वाई के पास चला गया और खूब मस्ती किया, एंजॉय किया, भरपूर आनंद लिया, खूब मजे किया, और बाद में पता चलता है कि वाई कोरोना पॉजिटिव हो गया। और वाई कोरोना पॉजिटिव इसलिए हुआ है क्योंकि एक्स ने कोरोना पॉजिटिव कर दिया उसे, क्योंकि एक्स तो पहले से कोरोना पॉजिटिव था, एक्स को जानकारी ही नहीं थी। क्या यहां पर एक्स के द्वारा कोई अपराध किया गया? तो अभी कहेंगे सर हर्ट तो हुआ है, क्योंकि रोग पटाना अपने आप में हर्ट कहलाता है। लेकिन यहां पर एक्स के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया। रीजन ये है क्योंकि हर्ट तभी होगा, हर्ट का अपराध तभी कमिट होगा जब इंटेंशनली या नोइंगली किया जाए। क्या एक्स को पता था कि वो खुद कोरोना पॉजिटिव है? नहीं पता था। तो जब एक्स को खुद ही पता नहीं था कि भैया वो कोरोना पॉजिटिव है, तो किसी दूसरे व्यक्ति को पटाने के बाद ये अपराध कैसे हो जाएगा? ये अपराध कैसे होगा? अपराध तब ना होगा जब जानबूझ करके उसको कोरोना पॉजिटिव कर दिया जाए। अगर मैं जानबूझकर आपको मारूं तो ये क्या होगा? हर्ट होगा। एक एग्जांपल मैं देता हूं। मान लीजिए कि ए और बी ये दोनों फ्रेंड आपस में एक साथ एक ही बेड पर सो रहे हैं। मान लीजिए कि दो फ्रेंड है ए और बी, एक ही बेड पर एक साथ सो रहे हैं। मिस्टर ए सोने के क्रम में, नींद में, मिस्टर बी के गाल पे एक चाटा लगा देता है, जिससे बी को चोट लग जाती है और वो गाल जो है फूल जाता है। अब जाहिर सी बात है बॉडली पेन हुआ। क्या यहां पर ए के द्वारा कोई अपराध किया गया? आंसर है नहीं। क्यों? हर्ट नहीं होगा। आप तो कहेंगे सर बॉडली पेन तो बताएं, हर्ट होना चाहिए। नहीं जी, यहां पर हर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मिस्टर ए का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, ना तो ए के पास कोई नॉलेज था, ना इंटेंशन था। उसने नींद के अवस्था में ऐसा एक्ट को किया है, तो ये अपने आप में ऑफेंस नहीं होगा। याद रखिएगा, ऑफेंस होने के लिए मेंसरिया का होना अति आवश्यक है। विदाउट मेंसरिया ऑफेंस नहीं होता। तो मैंने क्या कहा? सेक्शन 114 बीएनएस का और सेक्शन 319 आईपीसी का अपने आप में अपराध नहीं है। लेकिन अगर वही हर्ट वॉलंटरली किया जाए, स्वेच्छा से किया जाए, जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति को मैंने एक चटा लगा दिया जानबूझ करके, तो मैंने जानबूझकर लगाया ना, जानते हुए लगाया, तो ये अपने आप में हर्ट होगा।
ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति, ये तो हर्ट का परिभाषा हो गया कि अगर कोई व्यक्ति बॉडली पेन करता है या फिर कोई डिजीज पटाता है या फिर इंफॉर्मिटी कमिट करता है तो वो हर्ट होगा। लेकिन हर्ट अपने आप में ऑफेंस नहीं होता है। वही हर्ट अगर वॉलंटरली किया जाए, कैसे किया जाए? वॉलंटरली किया जाए, स्वेच्छा से किया जाए, तो अगर वही हर्ट स्वेच्छा से किया जाएगा तो अपराध हो जाएगा। अब भैया स्वेच्छा का क्या मतलब है? स्वेच्छा का मतलब है इंटेंशनली, नॉलेज है लाइकली टू कॉज हर्ट करने का। अगर मान के चलिए मेरा इंटेंशन है कि सामने वाला व्यक्ति को अपना रोग पटा दूं, मेरा इंटेंशन है और मैं जाकर पटा दिया, तो क्या वो व्यक्ति जो जिसको पटा है, क्या मैंने अपराध किया कि नहीं? यस। क्यों? क्योंकि मेरा इंटेंशन था। मान लीजिए कि मुझे नॉलेज है कि किसी व्यक्ति को एक चाटा मारेंगे तो उसको बॉडली पेन होगा, मैंने जानबूझकर एक चाटा मार दिया, क्या हर्ट हुआ कि नहीं? यस, बिल्कुल। यहां पर एग्जैक्टली हर्ट जैसे अपराध कमिट हो गया। तो हर्ट अपने आप में अपराध नहीं होता है, लेकिन वही वॉलंटरली अगर किया जाता है तब वो अपराध बन जाता है। और सेक्शन 115 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट करता है, स्वेच्छा से उपहति करता है, तो वह अपराध माना जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य करेगा, ऐसा अशुभ कृत्य करेगा, अशुभ कार्य करेगा, शुभ तो नहीं बोलेंगे ना, अशुभ कार्य करेगा, तो उसको 1 साल तक का रिगरस या सिंपल इंप्रिजमेंट या 10,000 रुपए तक का फाइन या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसका भी मतलब समझिए, यानी 1 साल तक का अगर कोई व्यक्ति हर्ट करेगा तो उसको मैक्सिमम 1 साल तक का रिगरस या सिंपल इंप्रिजमेंट हो। अब ये रिगरस इंप्रिजमेंट और सिंपल इंप्रिजमेंट कहने का मतलब क्या होता है? रिगरस कहने का मतलब होता है कठोर दंड से सजा दिया जाएगा, यानी जेल के अंदर पत्थर फोड़ना, जो हार्ड वर्क होता है हार्ड वर्क करवाया जाएगा। और वही अगर सिंपल इंप्रिजमेंट की बात किया जाए तो सिंपल सिंपल कार्य करवाया जाएगा, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि फूल में पानी देना, ये सब सिंपल कार्य है। तो मैंने क्या कहा? 1 साल तक का रिगरस या सिंपल इंप्रिजमेंट। जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है, जज साहब का डिस्क्रिशनरी पावर है कि मामलों में कितना आपको रिगरस मिलेगा, कितना सिंपल मिलेगा, ये जज साहब का काम है, ये आपका काम नहीं है। तो 1 साल तक का सिंपल या रिगरस इंप्रिजमेंट दिया जाएगा, या 1 साल तक का नहीं मिले तो 10,000 रुपया का केवल फाइन हो जाएगा, और या नहीं तो हो सकता है कुछ सजा भी दे दिया जाए और कुछ फाइन भी दे दिया जाए। तो इस प्रकार से इसका पनिशमेंट दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति हर्ट करेगा तो उसको इतना सजा दिया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जब हर्ट पढ़ लिए हैं तो ग्रीवियस हर्ट भी पढ़ेंगे ना। देखिए, हर्ट का एग्रावेटेड फॉर्म है ग्रीवियस हर्ट। हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस तो है बहुत बड़ा, और थोड़ा डिफरेंस मैं बताऊंगा आगे चल करके कि थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। देखिए, इतना समझिए, जो हर्ट नहीं है वो ग्रीवियस हर्ट है, यही डिफरेंस है। जो हर्ट नहीं है वो ग्रीवियस हर्ट है, या जो ग्रीवियस हर्ट नहीं है वो हर्ट है। अब मैं इसको क्लियर करता हूं। ग्रीवियस हर्ट को बीएनएस के सेक्शन 116 में दिया गया है, परिभाषित किया गया है। वही ग्रीवियस हर्ट की आईपीसी की बात किया जाए तो 320 में इसे परिभाषित किया गया है, 320 में इसे परिभाषित किया गया है, आईपीसी के 320 में और बीएनएस के 116 में। सवाल आती है कि ग्रीवियस हर्ट कहेंगे किसको? ग्रीवियस हर्ट को एक ट्रिक से याद रखिएगा, फेडपा। फेडपा का नाम सुने? नहीं सुने होइएगा। फेडपा, फेडपा क्या होता है? तो फेडपा क्या होता है मत जानिए, आप इतना जानिए कि फेडपा के माध्यम से आप इस प्रोविजंस को याद रखेंगे। सिंपल समझिए कि फेडपा मतलब FED P के पावर 4A, यानी 4 बार P होगा। लिखा हुआ है F स्टैंड्स फॉर फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ। अगर हड्डी और दांत अगर डिसलोकेट हो जाता है, अगर वो फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी कोई फ्रैक्चर हो गया या दांत जो है वो टूथ जो है डिसलोकेट हो गया, तो ये आपका, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी व्यक्ति को एक थप्पड़ लगाया और उसकी दांत की जो पंक्ति है ना
वो डिसलोकेट हो गया, जहां पर दांत होनी चाहिए वहां से वो जगह अपना छोड़ दिया, इतनी जोर से मैंने चाटा लगाया। तो कहा जाएगा सुमन सर ने हर्ट किया क्या? नहीं, ग्रीवियस हर्ट किया। मैंने जानबूझकर किसी को मारा और उसका जबड़ा पूरा बाहर निकल गया। तो जब जबड़ा बाहर निकल गया मैंने ग्रीवियस हर्ट किया। क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है, फ्रैक्चर और डिसलोकेट ऑफ टूथ एंड बोन। हड्डी अगर फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे घुटना की हड्डी है, केहूनी का हड्डी है यानी एल्बो का हड्डी है, या नी का हड्डी है, कोई भी डिसलोकेट हो जा रहा है या फ्रैक्चर हो जा रहा है, तो उस क्रम में कहा जाएगा कि वहां पर ग्रीवियस हर्ट का अपराध किया गया है। इमैस्कुलेशन, पुंसत्व हरण, अगर इस तरह से किसी को पिटाई किया जाए कि उसको नपुंसक बना दिया जाए, पुंसत्व हर लिया जाए, है ना, तो कहा जाएगा कि वो अपराध हुआ है इमैस्कुलेशन का। और इमैस्कुलेशन अगर किसी के साथ किया जाता है, पुंसत्व हरण किया जाता है, तो ग्रीवियस हर्ट के अंतर्गत वो मामला आ जाएगा। फिर डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर्स और ज्वाइंट। जो जैसे मान लीजिए कि ये ज्वाइंट है, ये केहूनी देख रहे हैं, ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, यहां पर ज्वाइंट है, कमर के पास ज्वाइंट है। तो अगर वो ज्वाइंट क्या कह रहा है, जो ज्वाइंट की जो शक्ति है और जो पार्ट है उसका जो शक्ति है, उन शक्ति को परमानेंट अगर वो शक्ति छीन हो जाती है, उन शक्ति का नाश हो जाता है। जैसे केहूनी पे कोई व्यक्ति को मार दिया, अब वो काम ही नहीं कर रहा है, शक्ति ही नहीं, अब ये हाथ नहीं उठ रहा है। जैसे किसी व्यक्ति को मार दिया जाए और वो हाथ नहीं उठ रहा, ऐसे है, न हिल रहा है न डोल रहा है, तो ये क्या होगा? कहा जाएगा उस व्यक्ति ने ग्रीवियस हर्ट किया है, क्योंकि हाथ ही नहीं उठ रहा है। और अगर हाथ उठ रहा है, ठीक ठाक है, तो क्या है? हर्ट होगा, क्योंकि बॉडली पेन तो हुआ होगा। मान लीजिए कि मैं किसी व्यक्ति को एक मुक्का लगाया, अब एक मुक्का लगाया तो हो सकता है कि एक मुक्का उसके गाल पे लगा होगा, पूरा बतीसी बाहर आ गया होगा, बतीसी बाहर आ गया, ग्रीवियस हर्ट। और बतीसी ठीक ठाक है, बाहर नहीं आया है, तो ग्रीवियस हर्ट नहीं होगा, सिंपल सा हर्ट बनेगा, राइट। फिर बात आती है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आईज। दोनों आंखों में से किसी भी एक आंख की जो रोशनी है, जो दृश्य जो देखते हैं आप, उसकी दृश्य खत्म हो जाए, देखने की शक्ति ही खत्म हो जाए परमानेंटली, तो कहा जाएगा क्या कहा जाएगा? ग्रीवियस हर्ट का अपराध हुआ है। वही दोनों कान में से किसी एक कान की सुनने की शक्ति खत्म हो जाना परमानेंटली, तो भी आपका ग्रीवियस हर्ट के अंतर्गत मामला बनेगा। प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर्स और ज्वाइंट, जो भी आपका ज्वाइंट है उसका अगर विच्छेद हो जाता है, परमानेंटली उसकी हरास हो जाती है, तो भी कहा, जैसे मान लीजिए अब किसी व्यक्ति का हड्डी टूट ही गया, परमानेंटली टूट गया, परमानेंटली टूट गया, अब वो कभी ठीक होने ही वाला नहीं है, लंगड़ा बन गया, लूला बन गया, तो भी आपका ऑफेंस बनेगा ग्रीवियस हर्ट का। परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस, अगर चेहरा और जो सर है, अगर इसको परमानेंट विद्रुपीकरण कर दिया जाता है, जैसे किसी व्यक्ति को इस तरह से आपने पीटा कि उसका चेहरा ही बिगड़ गया, फेस ही चेंज हो गया, ठीक है, तो वो आपका अगर चेहरा का विद्रुपीकरण कर दिया गया है तो वो भी ग्रीवियस हर्ट के अंतर्गत आता है। अब लास्ट वाला काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी व्यक्ति को आपने इतना जोर से मारा कि वो व्यक्ति 15 दिन तक हॉस्पिटलाइज हो गया, 15 दिन के लिए वो एक बॉडली पेन से गुजरा, सीवियर बॉडली पेन से गुजर रहा है, 15 दिन तक के लिए उसको बेड रेस्ट डॉक्टर ने दे दिया। तो जब कोई व्यक्ति को हर्ट हुआ है और 15 दिन का बेड रेस्ट उसको मिल गया है, तो कहा जाएगा आपने ग्रीवियस हर्ट किया है। आप लोग अक्सर सुनते होइएगा, कई बार मामला जो होता है ग्रीवियस हर्ट के अंतर्गत दर्ज करा दिया जाता है। जैसे एक व्यक्ति को आपने मारा, मान लीजिए कि मारा आपने, अब आप उसको मारते हैं, एक फैट लगा दिए, छोटा सा प्रॉब्लम था, 2-4 दिन में ठीक हो जाता, बट वो गया, चालाक था, सुमन सर से लॉ पढ़ा था, उसको पता था कि अगर हम 15 दिन बेड रेस्ट करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति को सजा ज़्यादा मिलेगा। तो उसने क्या किया, गया डॉक्टर से बात किया, बोला कि मुझे बेड रेस्ट लिख दीजिए, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। डॉक्टर भी अपना बेड रेस्ट लिख दिया। 15 दिन तक अगर वो हॉस्पिटलाइज रहता है तो समझा जाएगा आपने
ग्रीवियस हर्ट का अपराध किया है, न कि हर्ट का। और अगर एक दिन भी कम होता है, 14 दिन में उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो फिर समझा जाएगा हर्ट ही हुआ है। समझ में आ रही है? तो लेकिन ये 15 दिन की जो बात मैं कह रहा हूं, ये बीएनएस में 15 दिन दिया हुआ है, और पहले वाला यानी आईपीसी में इसकी टाइम पीरियड दी गई थी 20 दिन का। अगर कोई व्यक्ति 20 दिन तक रहता था तो उसे क्या समझा जाता था? ग्रीवियस हर्ट का अपराध। लेकिन अब उसे क्या समझा जाता है? 15 दिन तक अगर कोई व्यक्ति बेड रेस्ट पे है, सीवियर बॉडली पेन से गुजर रहा है, तो समझा जाएगा कि उसने अपराध किया है ग्रीवियस हर्ट का। तो 15 दिन याद रखिएगा, 15 दिन कर दिया गया था, अगर पहले 20 दिन था और 15 दिन कर दिया गया है। तो डियर ऑडियंस, ये हर्ट और ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, मेरे हिसाब से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किए होंगे। इसी प्रकार से और भी आगे के जितने भी ऑफेंस है जो मैंने आपको एक लिस्ट दिया है, ये कंप्लीट लिस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। या आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में।